हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि यार पढ़ाई में मजा यार तभी आता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मात्र 20 मिनट में इतने जबरदस्त तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे ना कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यार आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, दो वजह से। पहला इस वजह से क्योंकि इस वीडियो के बाद ना यार आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से समझेंगे। और दूसरा, आपके लिए ये चैप्टर बहुत एक्साइटिंग होता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये चैप्टर जितना एक्साइटिंग है ना उतना ही इंफॉर्मेटिव भी है, उतना इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए। तो भैया उतने ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है? पूरा ध्यान इधर लगाए रखना और मस्त तरीके से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, है ना? बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में, बस कुछ चीजें समझनी है और अपनी ही बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। सिंपल यार, चलो पढ़ते हैं। तो देखो, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन? ये सब कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना? ये हमारी बॉडी के लिए कुछ एसेंशियल प्रोसेस है ना, जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं। आपने रिप्रोडक्शन में भी समझा है ना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, राइट? तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप भूलो ना। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। भैया ऐसा ना हो एक दिन सारे इंसान ही खत्म हो जाए, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए। होगा क्या, खुद सोचो, अगर रिप्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाए किसी भी एक स्पीशीज में तो क्या होगा? जितनी थी खत्म हो जाएंगी एक टाइम के बाद, क्योंकि सबकी एक एज है ना? तो अब बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। भाई रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स हैं और तुम्हें अच्छे से पता है वो क्या है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो ये दो डिफरेंट मोड्स हैं और इन्हीं को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। बात करते हैं। अब देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बेफालतू को ज्ञान नहीं बटोरना है अपने को टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, और ताकि हम अच्छे से अच्छे समझ पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है? अपना गोल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। पढ़ा था, वेरी गुड। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखो सच बात है, जब भी कोई भी स्पीशीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो उसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है कि नहीं? सो सेम एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स है में भी मेल एंड फीमेल के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल प्लांट्स की तरह, है ना? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट। बिल्कुल देखो, प्रोसेस आप प्लांट को छोड़ो, सिंपल मैं आपको एकदम टू द पॉइंट प्रोसेस बताता हूं। मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करते हैं? गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है? जो कि फ्यूज करते हैं आपस में और क्या बना लेते हैं? एक जाइगोट। और ये जाइगोट, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं, ये क्या है? यही बड़े होके क्या बनता है? एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। आया समझ में? एकदम टू द पॉइंट हमने शॉर्ट में एकदम समझा, इसको अभी पूरा आराम से भी पढ़ेंगे। और ये दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे आपको एक मजेदार सी डेफिनेशन मिल गई है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। अब देखो, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसकी बिगिनिंग होती है मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से, उसे क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम सिंपल। आ गया? चलो अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस और उनको अच्छे से समझेंगे। तो भाई ह्यूमंस की दो अलग अलग वो हो गए, एक तो मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं सबसे पहले, है ना? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो तीन मेन पार्ट अभी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से भैया? देखो, एक अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। अब टेस्टिस जो होते हैं, पहले तो यहाँ फोटो देख लो ताकि याद रख पाओ, है ना? तो हमने क्या बोला था? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि 2 टेस्टिस, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। बात करते हैं स्पर्म डक्ट की। स्पर्म डक्ट, देखो कहीं भी डक्ट वर्ड आएगा ना, समझ लेना उसका मतलब जहां से कोई चीज ट्रैवल करेगी, जिसके थ्रू कोई भी चीज ट्रैवल करेगी। एंड फाइनली पेनिस। ये पेनिस और हमारा जो स्पर्म टेस्टिस होते हैं, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, बाहर लटके हुए होते हैं, है ना? तो ये बॉडी के अंदर नहीं होते, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक एक चीज के बारे में बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, क्या इनका काम है। जो टेस्टिस होते हैं, इनका क्या काम होता है? मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। और मेल गैमीट्स क्या होता है भैया? स्पर्म्स होते हैं। हमेशा याद रखना, आज के बाद कभी नहीं भूलना। मेल गैमीट्स कौन से होते हैं? अपने स्पर्म्स होते हैं। और इनको कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस करते हैं। बहुत ही इजी, शाबाश। हजारों करोड़ों अरबों मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। कितने? बहुत बिलियन मिलियंस में प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को। कौन? ये टेस्टिस। विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। यहाँ पे आपको स्पर्म का भी अच्छे से पिक्चर दिख रहा है, अभी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले पढ़ लेते हैं। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल।
देखो जो स्पर्म होते हैं ना, हमारी ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटा सेल होता है। इनमें भी क्या, इनका डिज़ाइन देखो आप, कुछ इस तरीके से होते हैं। टेल, आपने वो पिक्चर तो देखी होगी ना, लाइफ इज अ रेस, 3 इडियट्स वाली, तो उसमें कैसे दिखाया है कि स्पर्म सारे रेस करते हैं, बिल्कुल उसमें वैसे ऐसी तो दिखाया है। एक हेड होता है जो आगे आगे भाग रहा होता है, टेल पीछे पीछे होती है और बीच में मिडिल पीस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, हो सकता है मे बी पेपर में आ जाए, तो बना के जरूर प्रैक्टिस करना। इट अपियर टू बी सिंगल सेल, यस, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, यानी कि उसके बाद न्यूक्लियस होता है, वो सारी जो भी एक सेल में कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। आ गया समझ में? इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पढ़ना यार। अब तुम एकदम एक्स्ट्रा बुक्स उठाओगे तो तुम्हें इसके बहुत हज़ारों पार्ट्स मिलेंगे, पढ़ते रहो बैठ के, बट वो सीनियर क्लासेस में पढ़ना। अभी जितना मैंने बताया इतना तुम्हारे लिए बहुत है। एग्जाम में अगर तुम इतना भी डायग्राम बना के आओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे यार, चिल मारो। चलो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फिर अब डक्ट आया, डक्ट वर्ड मत भूलना, मैंने बताया, एंड यूट्रस। कौन कौन सी चीजें होती है, 3 मेन। एक तो क्या आपकी, एक तो होते हैं ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि 2 ओवरीज, फिर आते हैं ओविडक्ट्स, ये डक्ट, एंड थर्ड होता है यूट्रस। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं किसका क्या काम है। जो ओवरीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, ओवा, या फिर सिंपल लैंग्वेज में एग्स कहा जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में। देखो, ओवरीज ने एग बनाया और वो कहाँ रिलीज हुआ, ओविडक्ट में। ओविडक्ट क्या है, वो रास्ता जिसके थ्रू एक एग कहाँ पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचेगा, है ना, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। और हर मंथ एक, जैसे मे बी ऐसे समझ लो, जनवरी में इधर से एक एग आया, फरवरी में इधर से आया, उसके बाद अगले मंथ इधर से, फिर ऑल्टरनेट ऐसे मंथ चलता है, एक एग यहाँ आता है। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, अभी पढ़ते हैं। ठीक है, हर मंथ होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। अब यूट्रस बॉडी का वो पार्ट होता है जहां पे एग पहुंचता है, वहीं पे स्पर्म पहुंचता है, वो दोनों फ्यूज करते हैं और वहां पे बेबी डेवलप होता है। अभी आप अच्छे से फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे ना, तो अभी हम पढ़ेंगे, बट आपको मैं बता रहा हूं, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। बिल्कुल स्पर्म की तरह एग भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल, इसके पास भी एक न्यूक्लियस होता है, अपनी बॉडी होती है। आगे समझ में? तो चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि भाई आखिर ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट स्टेप किसी भी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के किसी भी प्रोसेस में पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम। तो एक जो स्पर्म था जो कि फीमेल की बॉडी से निकला था, और ओवम यानी कि वो जो एग था जो फीमेल की बॉडी से निकला था, ये दोनों कहाँ पहुंचते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं। ठीक है, जब ये दोनों क्या फ्यूज करते हैं, ये दोनों फ्यूज करते हैं, व्हेन द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद एग। अब देखो, तुमने 3 इडियट्स देखी होगी तो तुम पूरा विजुअलाइज कर पाओगे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एक साथ भागते हैं किस रेस में, कि कौन पहले एग के पास पहुंच जाए, और एग के पास पहुंच के कौन उसके साथ एक, मतलब कौन उसके अंदर घुस जाए और उसको फ्यूज कर ले। जैसे ही वो फ्यूजन हो जाता है एक बार, तो वहां पे एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हैंड सच फ्यूजन ऑफ एग एंड अ स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। याद रखना, एक या मैक्सिमम 2 एग, जो 2 स्पर्म होते हैं वो फ्यूज करते हैं एग के साथ। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब देखो, 2 सेल थे हमारे पास, स्पर्म भी एक सेल था और अपना ओवम था वो भी एक सेल था, इसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस था, इसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस था। अब जब ये दोनों फ्यूज कर गए, मतलब साथ में आ गए, जुड़ गए, तो इनके जो न्यूक्लियस थे वो आपस में जुड़ेंगे ना, है कि नहीं। तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज हो जाते हैं ताकि एक सिंगल न्यूक्लियस बने, और ये रिजल्ट यानी कि ये क्या फॉर्म करता है, यही आगे जाके एक जाइगोट बना देता है कुछ ही दिन के अंदर। समझ में आया? जाइगोट मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, वही चीज है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग। अब देखो, यहां से डेफिनेशन पकड़ो तुम। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। आया समझ में? So the new individual inherits some characteristics from mother and some from father. अब सिंपल सी बात है, एक सेल फादर से आया, एक सेल मदर से आया, और तब एक नया बेबी प्रोड्यूस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी के होंगे, और ऐसा ही होता है हम ह्यूमंस में भी, है ना। कुछ हम पापा जैसे लगते हैं, कुछ हम मम्मी जैसे लगते हैं। अब आप अपने भाई बहन को देख लो, उनमें भी तुम्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल ही जाएंगे। चलो, अब फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अभी हम जो बात कर रहे थे ह्यूमंस में, वहां क्या हो रहा था, मम्मी के पेट के अंदर, जो मदर होती है उसके पेट के अंदर होता है यूट्रस, मतलब, है ना, और वहां पे ये सब बेबी फॉर्मेशन हो रहा होता है।
बट कुछ ऐसे भी बॉडीज होती हैं, मतलब जहाँ पे इंटरनली ये फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें जो पूरा प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये किन किन जानवरों में होता है, ह्यूमंस में होता है, काउज में, डॉग्स में और हेंस में। आगे समझ में। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज की। क्या आपने मूवीज वगैरह में टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम सुना है? होता क्या है, देखो सिंपल सी बात क्या है कि कुछ वुमेन में जो आपका ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट होता है ब्लॉक्ड होता है ओविडक्ट, जिसकी वजह से वो वुमेन बेबीज को बेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो एग है वहां तक कभी स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। तो डॉक्टर ऐसे में क्या करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो फीमेल बॉडी से एग और मेल बॉडी से स्पर्म को कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए साथ में रख देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि वो फर्टिलाइज कर जाए बाहर के। एक हम साइंटिफिक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लैब में ताकि ये हो पाए। और उसके बाद क्या किया जाता है, वो जब जाइगोट बन जाता है कुछ टाइम बाद, वो जाइगोट फीमेल बॉडी के यूट्रस में वापस जाके छोड़ दिया जाता है, ताकि पूरा मदर अब बिल्कुल जैसे एक बेबी को डेवलप करती है अपने पेट में, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस हो। तो इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF। आगे समझ में। वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी से अगर सुन के तुम्हें कभी ये लग रहा हो कि बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा सोचना भी मत। चलो, अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब देखो बहुत सारी, आपको तो लग रहा होगा यार सब कुछ पेट में ही होता है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के, और इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, और कुछ में वाटर में होता है। तो आप जानते हैं किन किन में होता है। अब देखो, स्प्रिंग सीजन हो या रेनी सीजन हो, फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। अब जो फ्रॉग होते हैं या टोड होते हैं, एक जैसे ही होते हैं ये दोनों, ये कहाँ पहुँचते हैं, हल्की फ्लोइंग स्ट्रीम्स में, ऐसा जहाँ पे पानी ज़्यादा तेज ना बह रहा हो। और व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, और मेल और फीमेल जब साथ में आते हैं पानी में, फिर क्या होता है, देखो फीमेल जो होती है वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स निकालती है बॉडी से। और ये हेन एग की, जैसे हेन के मुर्गी के अंडे कैसे होते हैं, एकदम सख्त शेल होता है, ऐसे नहीं होते, ये बिना शेल के होते हैं, है ना। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मुर्गी का अंडा फोड़ दो तो अंदर से आपने देखा ना कैसा बचता है, तो वो डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे पानी में वो बहुत छोटे छोटे छोड़ देते हैं। अब फ्रॉग के एग कवर्ड नहीं होते शेल से, तो ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, ऐसा लगता है एक लेयर ऑफ जेली जो है एग्स की वो पूरे पानी के ऊपर पड़ी है ना, यही मैक्सिमम उनकी प्रोटेक्शन होती है। अब बात करते हैं आगे। तो जैसे ये एग्स पूरे ले हो जाते हैं, जो मेल होता है वो क्या करता है, मेल डिपॉजिट कर देता है स्पर्म्स उनके ऊपर। ईच स्पर्म स्विंग्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स। तो ये जो स्पर्म्स होता है, ये जो स्पर्म के सेल्स होते हैं, ये अपनी टेल की मदद से इधर उधर पानी में घूमने लगते हैं और रैंडमली अलग अलग सेल्स के साथ, एग्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बिल्कुल जैसे बॉडी के अंदर हो रहा था बॉडी के बाहर हो जाता है। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे समझ में। तो ये बहुत ही कॉमन होता है यार, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स में, फिश में, स्टार फिश में, वहाँ पे पेट में बच्चों को कुछ नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ पानी में होता है बाहर ही। आगे चलो आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। भैया एम्ब्रायो क्या होता है अभी समझाऊंगा, देख ध्यान से समझ। जाइगोट तक याद है ना प्रोसेस, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट तक हम पहुंच गए थे, विच बिगेन टू डेवलप इनटू एम्ब्रायो। अब ये जाइगोट ही आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। कैसे, अब देखते हैं। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली, यानी कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे डिवाइड होता जाता है, टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स, जो कि क्या बनते हैं, बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि छोटे छोटे सेल्स की बॉल होती हैं। The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. और यही छोटे छोटे सेल्स ग्रुप बनाते हैं और एक ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देते हैं। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रायो। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, देखो जाइगोट था, जाइगोट से बना क्या, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे छोटे छोटे सेल्स अलग अलग बॉडी के ग्रुप बना रहे हैं, और उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रायो कहा जाता है। एम्ब्रायो जो है एम्बेड हो जाता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से जाके चिपक जाता है। क्यों, मदर बॉडी का जो न्यूट्रिशन होता है वो एम्ब्रायो को हो वहीं से मिलता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस एंड इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी। अब देखो यहाँ जो फोटोज हैं उनके थ्रू समझो, ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है, याद है, यहाँ पे ये ओविडक्ट है और ये ओवरीज हैं। तो ओवरीज से जो एग था
वो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है डिवाइड होगा छोटे छोटे अलग अलग पीसेस में, देखो यहाँ से 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, और फाइनली यूट्रस में जाके पहुँच गया, और ये एम्ब्रायो बन गया जब, तो ये जाके एम्बेड हो गया, यानी कि उसकी यूट्रस की जो दीवार थी, वॉल थी, उससे जाके चिपक गया। क्यों? और देखो ये आपको जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, बॉल ऑफ सेल्स हैं, जो मैं बता रहा था ना, यही मिल मिल के एम्ब्रायो बनाती हैं। और फाइनली ये अगर यूट्रस की वॉल है तो डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी कि जो एम्ब्रायो अभी डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाता है, एम्बेड हो जाता है इस वॉल में, ताकि वो भी सारे न्यूट्रिएंट्स ले पाए। आगे समझ में? तो इस तरीके से होता है। अब देखो आगे क्या होता है, जब ये एम्ब्रायो धीरे धीरे और डेवलप होने लगता है, इतना हो जाता है कि हैंड, लेग्स, हेड, ये सब कुछ एक छोटे से बेबी का सब कुछ दिखने लग जाता है, और एक ऐसा स्टेज जिसमें एम्ब्रायो का हर बॉडी पार्ट आप आराम से आइडेंटिफाई कर सको, उसे क्या कहा जाता है, फीटस कहा जाता है। एंड व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, तो मदर क्या होती है, बेबी को बर्थ दे देती है, और ये पूरा 9 मंथ का प्रोसेस होता है। तो आपको पता है ना, 9 मंथ में बॉडी इतना प्रिपेयर हो जाती है, फीटस इतना प्रिपेयर हो जाता है बेबी का, कि अब वो बॉडी के थ्रू बाहर आ सकता है। आ गया समझ में? चलो जी, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो। अभी हमने ह्यूमंस का तो समझ लिया, अब बात करते हैं हेंस का। भैया हेंस तो अंडे देती है, उसका तो समझ नहीं आया, वहाँ तो अंडे बाहर जाके पैदा हो रहे हैं। देखो भाई, सब में एक जैसा प्रोसेस नहीं है। हेंस में देखो, हेंस इंसानों की तरह या काऊ की तरह डायरेक्ट बेबी को पैदा नहीं करती, वो क्या करती है, अंडे बोन देती है। अब देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में हो रहा था। और ये जैसे ही ट्रैवल डाउन, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड। जैसे जैसे ये ट्रैवल कर रहा होता है आपके किसमें, यूट्रस की तरफ जब ये ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनने लग जाती हैं। तो हेंस में क्या होता है, हेंस में उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इतनी हार्ड शेल बन जाता है कि आपको एक एग दिखने लगता है ना, और इतनी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. और जैसे ये डेवलपिंग प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो hen होती है वो ये अंडे को बाहर निकाल देती है बॉडी से, और उसके बाद दिस एम्ब्रायो टेक्स 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक, और लगभग 3 हफ्ते तक वो उस एग में ही रहती है, और उसके बाद वो एक छोटा सा बेबी बन के निकलता है। यू हैव सीन सिटिंग द एग्स, आपने एक मुर्गी को देखा होगा अंडों पे बैठे हुए, वो क्यों कर देती है ऐसा, ताकि उनको प्रॉपर वार्म यानी कि गर्माहट दे पाए, तभी तो वो पैदा हो पाएंगे, उन्हें सही कंडीशंस मिलेंगी तभी तो हो पाएंगे। अब देखते हैं आगे। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग, और जैसे ये 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, वो पूरा एकदम फोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आ गया समझ में? चलो अब उसी की तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वीवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं पढ़ना। अभी देखो, अभी हमने सीखा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को डायरेक्टली आपके बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग के थ्रू देते हैं। तो ऐसे डेवलपिंग, देखो ऐसे एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपेरस एनिमल्स। आ गया समझ में? विवीपेरस कौन से होते हैं, और ऐसे एनिमल जो एग्स को ले करते हैं वो कहलाते हैं ओवीपेरस एनिमल्स। ये डिफरेंस याद रखना, पक्का पूछा जाएगा पेपर में। आ गया समझ में? चलो जी आगे। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस एनिमल, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट बिकॉज दिस दे डू नॉट ले एग्स। अब सिंपल सी बात है, उनको एग्स ही नहीं दे तो आपका उनको कैसे, आप उनको थोड़ी आप वो कर पाओगे। द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विवीपेरस। चलो जी, अब देखते हैं आगे यंग वंस टू एडल्ट। अब एक बेबी तो फॉर्म हो गया, अब वो बेबी से एक पूरा बड़ा मच्योर इंसान एडल्ट भी तो बनेगा। तो उसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। अब वो ग्रो होते रहते हैं, कब तक, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते। इनफैक्ट वो ग्रो होते रहते हैं लाइफ टाइम तक। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। अब ह्यूमंस में तो आपने देखा है बच्चा भी थोड़ा पापा जैसा लगता है, बड़े होकर भी वो बिल्कुल ही पापा जैसा लगने लगता है, या वो इंसान जैसा ही लगता है एट द एंड तक, बुढ़ापे तक। बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जहां पे उनका जो यंग एज होती है ना बेबी वाली, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है अपने एडल्ट एज से। तो देखो, आपने सिल्क वॉर्म को देखा है, सिल्क वॉर्म में एग जो होता है, फिर लावा आता है, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर वो एडल्ट बन के एकदम एडल्ट हो जाता है ना। तो ये क्लास 7 में हमने पढ़ा था। सिमिलरली फ्रॉग भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। फ्रॉग को आप डायरेक्ट देखो, एग्स होते हैं, फिर वो अर्ली टेडपोल बनता है, फिर वो लेट टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग। अब ये देखो, टेडपोल को देख के कभी भी लग सकता है कि वो ऐसा एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, इतना खतरनाक सा कूदेगा फिरेगा, है ना, बिल्कुल नहीं होता। तो ये डिफरेंट बॉडीज होती हैं जहाँ पे हमें अलग अलग बॉडी पार्ट मिलता है। बट यहाँ से आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है?
एक डेफिनेशन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इनटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जब एक लावा से जब कोई भी लावा एडल्ट बनता है और उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गया? अब ह्यूमन बींग्स की बात करें, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। हमारे में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में वो बचपन से हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े हुए तो कुछ नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल आए, ऐसा नहीं होता ना। हमारे पास ऑलरेडी सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, बट चैप्टर इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब भैया बात करते हैं कि चलो इंसान हो गए, जानवर हो गए, बड़े बड़े जानवर, उनमें तो समझ में आ गया। बात करते हैं बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं भैया, ये भी तो बताओ। चलो देखो, हाइड्रा और अमीबा के एग्जाम्पल से देखेंगे। अब हाइड्रा कुछ ऐसा होता है देखने में, ठीक है, देयर में बी वन और मोर बल्जेस। बल्जेस यानी कि ऐसे बाहर को निकलना, तो निकल रहे होते हैं। अब ये बल्जेस धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ये क्या बनते हैं? बर्ड्स बनते हैं। देखो ये बन गई एक बर्ड। अब रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट में भी होता है ये बर्ड। अब हाइड्रा में भी न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट में से ही क्या निकला? एक छोटा सा दूसरा हाइड्रा निकलने लगा, और जैसे ये लार्ज इनफ बड़ा हो जाता है, अपने आप ही ये टूट के एक नई बॉडी बन जाता है। आया समझ में? इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, और ये किसका एग्जांपल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, सिंपल। तो बडिंग समझ में आया क्या होता है? जब एक नई बर्ड के थ्रू एक नया ऑफस्प्रिंग निकल जाता है। एक और एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। पहले तो आप डायग्राम समझो, ये एक अमीबा था, उसके बाद जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट नेक फॉर्मेशन, यानी काफ़ी वो एकदम पात टूटने वाला होता है, एंड फाइनली 2 डॉटर अमीबा। तो एक अमीबा से बने 2 डॉटर अमीबा, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा पे क्या होता है? बाइनरी फिजन। फिजन मतलब टूटना, और बाइनरी यानी कि 2 में। अब एक अमीबा 2 डॉटर सेल में टूटा, तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ये सब वही लिखा हुआ है, और ये भी एक एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फिजन के थ्रू। आगे समझ में? बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, और ये आप लार्जर क्लासेस में पढ़ोगे, और इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया, बल्ले बल्ले शावा शावा। एक बार फटाक से हम क्विक समरी लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ ही लिया, बाइनरी फिजन भी देख लिया, अमीबा में होता है, बडिंग होती है हाइड्रा में, एग्स बनते हैं हर फीमेल बॉडी में, एम्ब्रायो पढ़ा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये तो अच्छे से समझा, फीटस भी समझ में आ गया, मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ा, ओवीपेरस, विवीपेरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म, जाइगोट, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा। अब फटाक से कमेंट करके बता दो भाई कि किस बच्चे को क्या समझ में आया अच्छे से और क्या नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, और अगर अच्छे से समझ में आया तो फटाक से लिख दो भैया, और वीडियो को लाइक कर दो। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, वेरी बैड, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब मार दो, और अपने 2-4 यार दोस्तों से भी करा दो, है ना, तभी तो आपके लिए बहुत सारा चैनल फटाफट ग्रो होगा, बड़े बड़े आपके लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो फटाक से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।